हिस्सों में। खैर, अब जो इसके अंदर है पॉलिटिकल साइंस के अंदर चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन वाले में, अब जो कंसेप्ट है वो क्या है, नेशनल मूवमेंट का योगदान, नेशनल मूवमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिश्ता रहा और नेशनल मूवमेंट के क्या लेगेसी दिखती है। एक बात तो क्लियर समझो, इंडियन नेशनल मूवमेंट को अगर हम देखें जो कांग्रेस की अगुवाई के अंदर चल रहा है, 1885 से 1885 में कांग्रेस बनी, A.O. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसके बाद कांग्रेस का सफर रहा, और कांग्रेस की योगदान को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस का सेंट्रल रोल है, गांधी, नेहरू और पटेल की लीडरशिप में। यही नेशनल मूवमेंट जो चला है, जो भारत के आम इंसान तक जुड़, ये याद रखना, भारत का नेशनल मूवमेंट एक पीपल्स मूवमेंट है, पब्लिक मूवमेंट है, यानी जनता उसमें शामिल है और जनता की बहुत उम्मीदें हैं। नेशनल मूवमेंट की जो वैल्यूज है, भारत का जो नेशनल मूवमेंट है उसकी क्या क्या वैल्यूज है, एक है इंक्लूसिव नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद की भावना है कि देश बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे, पर वो कैसा राष्ट्र बनाएंगे, इंक्लूसिव राष्ट्र बनाएंगे। इंक्लूसिव का मतलब भारत डाइवर्सिटी का देश है, भारत में सेकुलरिज्म फैक्ट ऑफ लाइफ है, एग्जिस्टेंशियल कंडीशन है, आप सेकुलर रहे बगैर भारत में रह नहीं सकते, ये अकबर भी जानता था, अशोक भी जानता था और नेहरू भी जानते थे। और वो क्या है कि भारत इंक्लूसिव देश है, आप डाइवर्सिटी को डिनाई करके नेशन स्टेट बनाने वाले नहीं हो। तो एक बात क्लियर क्या है कि इंक्लूसिव नेशनलिज्म होगा कि राष्ट्र बनेगा लेकिन सबसे मिलकर बनेगा, पाकिस्तान भले ही मुसलमानों का रहे लेकिन हिंदुस्तान सारे धर्मों का होगा, सब तरह के लोग भारत में रह पाएंगे, चाहे वो माइनॉरिटीज ही क्यों ना हो, उनके लिए स्पेशल अधिकार होंगे। तो एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म की इंक्लूसिविटी की वैल्यू थी, सबको साथ लेकर चलना है, ये नेशनल मूवमेंट की एक वैल्यू है। दूसरी चीज हम देख ही रहे हैं, सेक्युलरिज्म, सब धर्म सम्मान, सारे धर्मों को साथ लेके चलेंगे। गांधी जी का क्या था, जितने भी धर्म के लोगों का मसला हम मैनेज करेंगे। कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं, सब लोगों को रिप्रेजेंट, वो मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तभी देखोगे जिन्ना जब साफ कह रहे कि नहीं मुसलमानों को तो मैं मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करती है, तो कांग्रेस क्या कहती है, और उसमें कौन कह रहे, कांग्रेस के लीडर कौन थे उस समय, मैं बात कर रहा हूं उनकी, जो राष्ट्रपति अरे वो बने ना मौलाना आजाद, राइट, मौलाना आजाद जो है कह रहे कि नहीं साहब कांग्रेस को तो मैं भी रिप्रेजेंट, एंड ही इज अ मुस्लिम, बल्कि जिनने ज्यादा पक्के मुसलमान थे। तो सेक्युलरिज्म की वैल्यू है, इंक्लूसिव नेशनलिज्म की वैल्यू है हमारे यहाँ। उसके बाद क्या है, इक्वालिटी की, कि भाई बराबरी आएगी, समानता आएगी, कास्ट डिस्टिंक्शंस हटने लगेंगे, ये सारी वैल्यू, इक्वालिटी की बात है। सोशलिज्म की, नेहरू तो थे ही समाजवादी, समाज में सोशलिज्म यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी आनी चाहिए, आर्थिक तौर पर समानता समाज में हो। तो ये सारी वैल्यूज हमारे नेशनल मूवमेंट में ही थी, यानी हमने ये राष्ट्रीय आंदोलन के सहारे से ही सीखी थी। और इसीलिए जब नेशनल मूवमेंट के ही बड़े लीडर्स संविधान बना रहे हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो जो वैल्यूज हमने इतने समय में सीखी थी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ते हुए, डी कॉलोनियल स्ट्रगल के अंदर, ये सारी वैल्यूज हम संविधान में भी शो करें, संविधान उसको रिप्रेजेंट करे। वरना बड़ा दगाबाजी वाली बात हो जाती साहब की, ये सब वैल्यूज की बातें तो अब राष्ट्र आंदोलन में कर रहे थे कि जब भारत आजाद होगा तो ये चीजें होंगी, और अब जब होके संविधान बन रहा है, जो डॉक्यूमेंट उस वादों को पुख्ता देगा, उसको भैया ऑथेंटिसिटी अथॉरिटी देगा, तब आप उन बातों में मान ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारे नेशनल मूवमेंट के जो उसूल थे, और कोई उसूल याद आ रहे हैं तुम्हें नेशनल मूवमेंट के कुछ और वैल्यूज हो जो हमने नेशनल मूवमेंट में सीखी है? एक जैसे औरतों को लेकर है, फेमिनिज्म की वैल्यू थी हमारी राष्ट्र आंदोलन के अंदर, देखोगे औरतों का ही बहुत बड़ा योगदान, सरोजिनी नायडू हो गई, एनी बेसेंट हो गई, इन लोगों का योगदान रहा। तो क्लियर था आजाद भारत जब भी बनेगा तो इनके साथ नेशनल मूवमेंट के अंदर औरतों के मसले को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, उनके लिए कुछ रिजर्व होने चाहिए। फिर सेकुलरिज्म तो है ही है कि भैया हम सब धर्मों को लेकर साथ चलेंगे। सेकुलरिज्म मैंने बताया ऑप्शन नहीं है भारत में, और भारत में ऑप्शन नहीं कि सेकुलर हो या नहीं हो, आप रह ही नहीं सकते बिना भारत में अगर आप सेकुलर नहीं हो। तो फेमिनिज्म हो गया। फिर दलित के मुद्दे हो गए, अगर दलित के मुद्दे देखोगे तो वो अंबेडकर के चलते हुए देखोगे पावर में आने लगे, और आप देखोगे दलितों के मुद्दे बहुत जोरों शोरों से, खासतौर 1930s में पूना पैक्ट होता है गांधी जी के साथ, वो सारा मसला है। ये सारी वैल्यूज आ रही हैं हमारे नेशनल मूवमेंट से, कहाँ आ रही हैं, संविधान सभा में। और संविधान सभा का क्लियर है कि जो वादे किए थे भैया हमने आजादी के लड़ाई में, क्योंकि भारत की जनता चाहती है कि जो वादे हुए थे हमसे वो वादे ट्रांसलेट। फिर जमींदारी हटाने की बात हुई थी कि भैया हम जो फ्यूडल सिस्टम है, जो सामंतवादी सत्ता है, उसे खारिज करेंगे। नेहरू जी यही करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स लाने वाले चुनाव जीतने के बाद, लैंड रिफॉर्म्स होंगे, भारत में समानता होगी, जस्टिस होगा, इंसाफ की बात होगी, इंसाफ का शासन, कोई खानदानी राजे रजवाड़े इन सब का शासन नहीं, इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया भी देखा ही हमने। कुछ बुनियादी अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, कुछ नागरिकों के हक होने चाहिए, ये सारी डिमांडें थी जो संविधान सभा ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो संविधान में ये सब नजर आएगा। संविधान सभा इन सारे वादों को, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इन सारे वादों को कैसे पूरा कर रही है,
नेहरू ने 1946 में बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक चीज की, और वो क्या किया 1946 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? नियत। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा मकसद है। संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव क्या होना, संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो ऑब्जेक्टिव का मतलब जैसे होता है ना, स्कूल में देखते हो जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो शुरू में ऑब्जेक्टिव लिखना होता है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मकसद क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन नेहरू ने 1946 में पास इंट्रोड्यूस करा, यानी उसको प्रेजेंट किया सभा में, और 1947 में ये एक्सेप्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक बहुत टर्निंग पॉइंट है, दिखा रहा था कि नेहरू गवर्नमेंट जब भी बनाएंगे, या नेहरू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमारा नेशनल मूवमेंट के बाद जो, और आज हम नेशनल असेंबली में बैठे हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे, हम किस नियत से बैठे हैं, हम क्या करना, क्लियर हो जाए ना कि भाई हम आए हैं बैठने के लिए, इतने लोग इतना टाइम निकालेंगे, कम से कम 2 साल तक मिलेंगे, 2 साल 11 महीने तक मिले, करने क्या वाले हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियर था कि भारत की सरकार कैसे बनने वाली है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो बहुत सारी बातें हैं वो हमें कहां नजर आती है? भारत के संविधान में। जैसे भारत एक रिपब्लिक बनेगा, गणराज्य बनेगा, सॉवरेन बनेगा, संप्रभुता होगी उसके पास, कंप्लीट अथॉरिटी है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मसलों में। फिर भारत के अंदर जो भारत का यूनियन है, भारत का जो गणराज्य है, यूनियन है, उसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस भी होंगी, उसमें प्रिंसली स्टेट्स भी होंगी जो शामिल होना चाहती है, और भी कोई हिस्सा देश का, दुनिया का जो हमारा हिस्सा, भारत का नागरिक, भारत का साथ मिल जाना, जैसे बाद में जाके सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, तो जो भी मर्जी से हमारा हिस्सा बनना चाहता है उसको भी हम हिस्सा देंगे। इसके बाद देखोगे भारत के अंदर, देखोगे एफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, ये वही है डीपीएसपी वाला एफर्मेटिव एक्शन, यानी हमारी सरकार सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेट नहीं होगी, हमारी स्टेट वेलफेयर होगी, यानी हमारी स्टेट ऐसी पॉलिसीज, ऐसे स्टेप्स लेगी जिसके चलते हुए क्या हो पाएगा, हम समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो मार्जिनलाइज, जो सबॉल्टन सर्वहारा वर्ग है, उसके लिए कुछ स्टेप्स, तो जैसे राशन बंटवाना, स्कूल खुलवाना, पब्लिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, दवाइयां बंटवा पाना, उन समाज के हिस्सों को कुछ खास प्रॉफिट्स, उसको कुछ खास प्रोविजंस देगा, उसको कुछ क्या देगा, उसको कहते हैं हम लोग, उसकी भाषा में कहते हैं कुछ सेफ गार्ड्स होंगे उनके लिए, समाज के हिस्सों में सेफ गार्ड्स होंगे। ये वाली बात हो गई। उसके बाद क्या है, भारत में जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, हर तरह का इंसाफ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह का आपको इंसाफ मिलेगा भारत में। फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी भारत के अंदर, ये वाले मसले थे। तो कुछ कुछ सेफ गार्ड्स होंगे, फंड, अच्छा इसके अंदर जस्टिस होगा। इसके बाद एक और चीज अगर है, फंडामेंटल, भारत में फंडामेंटल राइट्स होंगे, मौलिक कुछ अधिकार आपको मिलेंगे भारत के अंदर। और उसके बाद है राइट, राज्य की शक्तियां भी होंगी, स्टेट विल हैव पावर। तो फेडरलिज्म पर भी फोकस है, एक फेडरलिज्म होगा, पावर शेयरिंग का रवैया अपनाएगी सरकार। ये सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नजर आते हैं, और यही सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाले मसले हमें दिखाते हैं कि नेशनल मूवमेंट की जो वैल्यूज थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी नजर आ रही हैं, और इसलिए लोगों को, और अब तुम देखोगे ऐसे बहुत सारे हैं देश दुनिया के अंदर जिनका संविधान ऐसी सभा ने बनाया जो पॉपुलर मूवमेंट से बनी। पॉपुलर मूवमेंट के ही लीडर जब आपका संविधान बनाते हैं, और लीडर्स कौन थे? नेहरू हो गए, पटेल हो गए, गांधी, चलो गांधी तो नेशनल असेंबली के नहीं थे, पर गांधी का बैकिंग तो है कांग्रेस के साथ, अंबेडकर हो गए, सब पॉपुलर लीडर है, पब्लिक सपोर्ट है, बच्चा बच्चा नेहरू जी को जानता है, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, लीडर्स हैं पूरे इंडिया के। जब पूरे इंडिया के लीडर, जिनको पब्लिक अपील है, जो पब्लिक उनको पसंद करती है, पब्लिक उनको जानती है, जब ऐसे लोग आपका संविधान बनाएंगे तो संविधान के पास अथॉरिटी नहीं तो और क्या होगा, वो और ऑटोमेटिकली ऑथेंटिक का संविधान बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको रैंडमली कोई आके लोग नहीं बना रहे, आप ऑलरेडी उन लोगों को जानते हो, उन्होंने भी आपके साथ लाठी अंग्रेजों की खाई हैं, तो उन पर आपको यकीन है। अब ये चीजें हमें साउथ अफ्रीका में नजर, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर पढ़ा होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें क्या हुआ था, जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनता है और वो संविधान सभा को और अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, कोई दिक्कत होगी साउथ अफ्रीका के लोगों को? नहीं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमारी आजादी की लड़ाई के लिए वो भी जेल गए हैं। तो यही चीज भारत में भी नजर आती, इसलिए हमारा संविधान बहुत बढ़िया लोगों के हाथ में रहा और सही टाइम पर सही बन गया।